स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मां जानकी आर्ट्स क्लासेस बाय प्रोफेसर में। आज हम लोग मंथली एग्जामिनेशन देखेंगे जो 2023 में गवर्नमेंट द्वारा लिया जा रहा है। सब्जेक्ट ज्योग्राफी है। सब्जेक्ट ज्योग्राफी का सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। जो बच्चे का एग्जाम हो या अपना आंसर मेंशन कर लीजिएगा कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। 22 में 30 क्वेश्चन में से वो आप लोग का 25 बनाना था। 50% का एग्जाम था। फाइनल में आपको रहेगा 50। फाइनल में आप लोगों का 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें से 35 बनाना है और 70 सब्जेक्टिव रहेगा नंबर का, उसमें से 35 हो गया। हुआ 70 नंबर का एग्जामिनेशन आपका होगा। 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा जो स्कूल से हो जाएगा। चलिए हम लोग आपसे सिलेबस पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेटजेल ने भूगोल के किस शाखा के विकास में योगदान दिया था? जो रेटजेल है भूगोल के किस शाखा के विकास में योगदान दिया था? तो इसका आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा मानव भूगोल। रेटजेल के शिष्या एक थी सैमपुल कुमारी सैमपुल। तो ये भी याद कर लीजिए, कभी कभी पूछ देता है कि रेटजेल की शिष्या कौन थी, तो सैमपुल कहाँ की थी? तो सैमपुल थी अमेरिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निश्चयवाद की अवधारणा के अनुसार कौन घटक महत्वपूर्ण है? निश्चयवाद अवधारणा के अनुसार कौन सा घटक महत्वपूर्ण है? तो वह इसका जो आंसर होगा, निश्चयवाद अवधारणा के अनुसार कौन सा घटक महत्वपूर्ण है? इसका आंसर हुआ डी होगा प्राकृतिक। अब निश्चयवाद की अवधारणा के अनुसार इसका घटक कौन सा आंसर होगा? तो हुआ डी प्राकृतिक होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूगोल की कौन सी शाखा प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करती है? तो वह इसका ऑप्शन होगा ए नंबर मानव भूगोल होगा। कौन सा होगा? मानव भूगोल। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, नव निश्चयवाद की अवधारणा किसने दिया था? बहुत बीपीआई क्वेश्चन हुआ। नव निश्चयवाद का अवधारणा किस भूगोलवेत्ता ने दिया था? तो वह ग्रिफिथ टेलर। आपको ऑप्शन में कभी-कभी इसका नाम ग्रिफिथ ना देगा, टेलर देगा, ये भी सही है। इसका ऑप्शन नंबर होगा सी। आइए वो 5 नंबर देखते हैं, आचरण भूगोल भूगोल की किस शाखा का उपशाखा है? आचरण भूगोल की किस शाखा का उपशाखा है? आचरण भूगोल है वो आचरण। तो देखिएगा समाज में आपका आचरण कैसा रहता है नहीं रहता है, इस सब के बारे में बहुत चीज देखा जाता है। ये लॉजिक वाला प्रश्न है, तो ये वो आपका ऑप्शन होगा बी नंबर आंसर होगा क्या? सामाजिक भूगोल। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, भूगोल की कौन सी शाखा मार्क्स के विचारों से प्रभावित है? भूगोल की कौन सी शाखा मार्क्स के विचारों से प्रभावित है? तो कार्ल मार्क्स के बारे में बात हो रही है। तो कार्ल मार्क्स जो थे वो किस से समर्थक थे? समाजवाद से समर्थक थे। तो जो इसका आंसर होगा हुआ समाजवाद, इनका से आंसर हो गया मानववाद। क्या होगा हुआ? मानववाद होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 7 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भूगोल में गणितीय तकनीकों के प्रयोग को क्या कहते हैं? भूगोल में गणितीय तकनीकों के प्रयोग को क्या कहते हैं? भूगोल में गणितीय तकनीकी प्रयोग को मतनात्मक क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं हुआ? मतनात्मक क्रांति। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। भूगोल में गणितीय तकनीकों के प्रयोग को मतनात्मक क्रांति कहते हैं। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वह इसमें ऑप्शंस के अनुसार अभी तो वर्तमान में अभी 2011 के जनगणना के अनुसार पूछा जाए कि विश्व में किस देश का सबसे अधिक जनसंख्या है, तो वह चीन का। 2011 के जनगणना के अनुसार चीन होगा, लेकिन इसमें ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर होगा 8 का आंसर होगा ए भारत। क्या होगा हुआ? 8 का आंसर ए। इसमें ऑप्शन दिया हुआ बांग्लादेश होगा नहीं, नेपाल होगा नहीं, पाकिस्तान होगा नहीं, ये भारत होगा। जो 2011 के जनगणना के अनुसार विश्व के दूसरे नंबर पे आते थे, भारत आते थे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी स्थान की कुल जनसंख्या तथा कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? किसी स्थान की कुल जनसंख्या
तथा कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं बुआ? तो जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 9 का आंसर होगा बुआ सी। 9 का आंसर सी होगा। 10 में आइए, निम्न में से किस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है? निम्न में से किस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है? आइए वो ऑप्शन देखते हैं। उच्च तापमान, मरुभूमि, मरुभूमि का आप अति भी लिख सकते हैं, मरुभूमि, मरुस्थल, सॉरी इसका मरुभूमि को मरुस्थल कह सकते हैं, मरुस्थल। मरुभूमि नहीं समझ में आ रहा है, मरुस्थल देख लीजिएगा। सी में है पर्वतीय क्षेत्र और इनमें से सभी। देखिए ऑप्शन के अनुसार उच्च तापमान, जहाँ पे अधिक गर्मी रहती है जनसंख्या वहां पे भी नहीं होता है। बी, जहाँ पे मरुस्थल रहता है जनसंख्या वहां पे भी बहुत कम पाया जाता है। जहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र रहता है वहां पे भी जनसंख्या बहुत कम पाया जाता है। इस ऑप्शन के अनुसार इसका जो हुआ आंसर होगा इनमें से सभी आंसर होगा। क्या होगा हुआ? इनमें से सभी, क्योंकि एक जीवन जीने, व्यक्तियों को जीवन जीने के लिए समान जलवायु, समतल भूमि, ये सब होना बहुत ही जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बुआ। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्न में से कौन सा जनसंख्या जमाव का आकर्षित करता है? निम्न में से कौन सा जनसंख्या जमाव का आकर्षित करता है? इस क्वेश्चन का मतलब हो गया इसमें कौन सा कारण है कि जहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या रहती है? तो वह बेरोजगारी कतई नहीं होगा, अशांति कतई नहीं होगा, जहाँ शांति है कि वहाँ पे लोग जाना ही पसंद नहीं करेंगे, बाढ़ क्षेत्र कतई नहीं। इसका जो हुआ आंसर होगा बी। बी नंबर होगा रोजगार के अवसर, जहाँ बेरोजगार मिलेगा वहाँ पे लोग जाना पसंद करेंगे। जैसे बिहार का पलायन होता है, बिहार के लोग पलायन करते हैं मुंबई, दिल्ली। 12 नंबर क्वेश्चन हुआ देखते हैं। इस स्थान में एक विशेष समय अंतराल में कुल पैदा हुए बच्चों की जनसंख्या को क्या कहते हैं? इसी स्थान एक विशेष समय अंतराल में कुल पैदा हुए बच्चों की जनसंख्या को क्या कहते हैं हुआ? तो वह उसको कहेंगे जन्म दर कहेंगे। और यहाँ पे इस क्वेश्चन के अनुसार इसका ऑप्शन होगा बी नंबर सही है, जन्म दर। यहाँ पे बच्चा के जन्म के बाद अगर मृत्यु के बाद रहता तो वही मृत्यु दर हो जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार इसका ऑप्शन होगा बी नंबर। चलिए आइए 13 नंबर तक देखते हैं। किसी नए स्थान में जाकर बसने वाली जनसंख्या को क्या कहते हैं? किसी नए स्थान में जाकर बसने वाली जनसंख्या को अप्रवासी कहते हैं। क्या कहते हैं हुआ? अप्रवासी कहते हैं। आइए वो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन से कारक मृत्यु दर में गिरावट के लिए उत्तरदायी है? निम्न में से कौन से कारक मृत्यु दर में गिरावट के लिए उत्तरदायी है? तो महामारी पर नियंत्रण भी सही बात है, संक्रमण रोगों पर नियंत्रण भी सही है। तो इस ऑप्शन का आंसर होगा ए और बी दोनों होगा, इनमें से कोई तो होगा नहीं। महामारी, जैसे कोरोना एक महामारी था, संक्रमण था, इसको वैक्सीन लाया गया तब इसके मृत्यु दर में बहुत ही गिरावट आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत इस अवस्था में जन्म तथा मृत्यु दर दोनों ही उच्च होता है। तो वो इसका ऑप्शन प्रथम अवस्था होगा, द्वितीय अवस्था होगा या तृतीय अवस्था होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। हुआ जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के किस अवस्था में जन्म तथा मृत्यु दर दोनों ही उच्च होता है? जन्म और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होता हुआ वो जब बच्चा सब जन्म लेता है ना, बच्चा सब जब जन्म लेता है तो उस समय उनको डेथ करने का सबसे ज्यादा संभावना रहती है। तो इसका आंसर हुआ होगा ये होगा जब बच्चा का जन्म होता है उस समय। अब कई हद तक एक कम हो गया, लेकिन मेडिकल सुविधाएं बहुत ही ज्यादा हर एक देशों में, हर एक राज्य में आ गए हैं। आइए 16 नंबर देखते हैं। भारतीय जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होता हुआ? तो भारतीय जनगणना को होता हुआ 10 वर्षों के अंतराल पर, लेकिन कोरोना के कारण इसे बढ़ा दिया गया है। अभी 10 वर्षों के अंतराल पर हुआ नहीं है सरकारी डेटा के अनुसार, फिर भी इसका आंसर होगा 10 वर्ष। 10 वर्ष में किया जाता था, कोरोना के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया है, इसके लिए कोई बात नहीं। आइए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2011
सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य था उत्तर प्रदेश था। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, इसका ऑप्शन होगा बी नंबर होगा। हाँ, लेकिन वही अगर पूछ दे 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के सबसे अधिक जनघनत्व किस राज्य में है, तो वह इसका मतलब होगा बिहार। बिहार में 1106, 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रहता। बहुत ही बीबीए क्वेश्चन, इसको लिख लीजिएगा, बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व ज्यादा होता है? निम्न में से किस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व ज्यादा होगा, तो वह जनसंख्या घनत्व वही ना होगा जहाँ पे खेती होगी, रहने के लिए समान जलवायु होगा, समतल भूमि होगा। ये सब कुछ कहाँ पे पर्वतीय होगा नहीं, ये नंबर होगा नहीं, मरुस्थल सीओ नंबर नहीं होगा। इसमें इस तरफ देखते हैं बी डेल्टा क्षेत्र। हाँ, डेल्टा क्षेत्र में हो सकता है। और दलदल क्षेत्र, सॉरी दलदल क्षेत्र नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी डेल्टियर क्षेत्र, जहाँ पे डेल्टा निर्माण करते वहाँ पे वहाँ की भूमि पैदावार होता है, वहाँ पे कृषि बहुत ही अच्छे तरीका से होता है। इसलिए 18 का आंसर होगा हुआ 18 का आंसर होगा बी। 18 का आंसर बी मान लीजिएगा। ठीक, हुआ 19 देखते हैं। निम्न में से कौन सा शहर महाराष्ट्र की राजधानी है? अब देखिए एकदम लघु पंक्ति वाला क्वेश्चन तुम लोगों को दे दिया कि निम्न में से कौन सा शहर महाराष्ट्र की राजधानी है, तो हुआ मुंबई महाराष्ट्र की क्या हुआ राजधानी है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? जैसे 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना व्यक्ति निवास करते थे, तो वह 382 था। इसका आंसर होगा ए। कितना होगा? 382 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। निम्न में से कौन सा जनसंख्या वृद्धि का एक घटक है? निम्न में से कौन सा जनसंख्या वृद्धि का एक घटक है? ऑप्शन इसमें देख लीजिएगा, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास और इनमें से सभी। तो वह क्या है? घटक। यानी कि ऐसा कौन सा घटक है जो जनसंख्या को बढ़ा भी सकता है अब वृद्धि का ही कारण? इनमें से कौन सा जनसंख्या वृद्धि का घटक है? जन्म दर, प्रवास, तो वह इसका आंसर होगा जन्म दर अधिक। क्योंकि जनसंख्या वृद्धि की बात हो रही है, तो वह इसका क्या आंसर होगा? जन्म दर। क्या होगा वो आंसर? जन्म दर। आइए 22 देखते हैं। 22 निम्न में से इस अवधि में भारत में जन्म तथा मृत्यु दर दोनों ही अधिक था। अब वह ऐसा कौन सा अवधि था जहाँ पे सबसे अधिक बच्चों का जन्म भी हुआ था और सबसे अधिक बच्चा का मृत्यु भी हुआ था? वो कौन सा अवधि था जिसमें जनसंख्या का सबसे अधिक बच्चा का मृत्यु किया गया था? हुआ 1951 से 81 था। वो कौन था? हुआ 1951 से 81। और भारत की आजादी कब मिली थी? हुआ 1947, 15 अगस्त 1947 में भारत को पूर्ण आजादी मिल गया, संविधान लिखा गया, संविधान को अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 और लागू किया गया 26 जनवरी 1950। और शिलोंग किसकी राजधानी है? हुआ तो शिलोंग मेघालय की राजधानी। किसकी राजधानी? शिलोंग तो मेघालय की राजधानी। आई निम्न में से किस वर्ष राष्ट्रीय युवा नीति की शुरू की गई? निम्न में से किस वर्ष राष्ट्रीय युवा नीति की शुरू की गई? तो वह इसका आंसर होगा बी 2003 में राष्ट्रीय युवा नीति को क्या किया गया था? हुआ शुरू किया गया था। आइए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जनसंख्या संगठन के घटक है? निम्न में से कौन सा जनसंख्या संगठन के घटक है? तो वह इसका आंसर क्या देंगे? इसका आंसर देंगे साक्षरता, लिंगानुपात, साक्षरता, लिंगानुपात, शिक्षा, इनमें से सभी। तो वह इसका आंसर होगा डी नंबर, इनमें से सभी। बेंगलुरु मसूरी औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य का क्षेत्र है? बेंगलुरु मसूरी औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य का क्षेत्र? तो वह कर्नाटक के अंतर्गत आता है। क्या था? हुआ कर्नाटक के अंतर्गत आता है। भारत में सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय कौन है? भारत में सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय कौन है? तो
वह इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा जैब। क्या होगा बुआ? जैब। बुआ 28 में बताइए मुख्य श्रमिकों को न्यूनतम वर्ष में कितने दिन रोजगार मिलना चाहिए? मुख्य श्रमिकों को न्यूनतम वर्ष में एक वर्ष में कितना दिन उसको रोजगार मिलना चाहिए? तो बुआ सरकारी डेटा के अनुसार 183 दिन को होना चाहिए। क्या होना चाहिए बुआ? कितना दिन रोजगार मिलना चाहिए? 183 दिन। आइए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शादी के बाद महिलाओं का एक गांव से दूसरे गांव में होने वाले प्रवास किस प्रकार का प्रवास है? तो वह आंतरिक प्रवास का अंतर्गत आता है। कौन से प्रवास का अंतर्गत आता है वह? आंतरिक प्रवास, ग्रामीण प्रवास अर्थात अस्थायी प्रवास, इनमें से सब होगा। इसका ऑप्शन होगा डी। इसका ऑप्शन इस क्वेश्चन के अनुसार होगा डी। किसी महिला को गांव में से गांव में शादी होता है, अपने गांव से दूसरे गांव में भी शादी होता है, अपने घरों के बगल में हो सकता है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन होगा डी नंबर होगा। 29 का क्या होगा बुआ? तो इनमें से सभी होगा। आइए हुगली किस नदी के सहारे कौन सा हुगली नदी के सहारे कौन सा उद्योग विकसित है? तो बुआ हुगली जो है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक तो चावल होता है, लेकिन चावल के बाद भी उगाया जाता क्या? जूट का खेती। इसका ऑप्शन होगा बी। चलिए